हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहले हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आगे के लेक्चर में धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है एंड के लेक्चर में। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है कंजर्वेटिव फोर्स। पहले समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, फिर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। बेटा इंट्रोडक्शन मैंने वर्क पे दे दिया है, वर्क का पहला लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज का मेरा सेकंड लेक्चर है। तो वंस अगेन वेलकम बैक बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, वो है कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? एक ऐसे फोर्सेस जो भैया जिनसे वर्क किया जाए, जिनसे जब वर्क किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। मतलब ये कह लो द वर्क डन बाय दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। उनको रास्ते से मतलब नहीं है, ठीक है। इट ओनली डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उनको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, रास्ता कोई भी हो, ठीक है, उनको उससे मतलब नहीं है। अच्छा, वो होते हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो भैया डिपेंड नहीं करते पाथ पे, ठीक है, सिर्फ डिपेंड करते इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसी चीज़ को आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि पाथ फंक्शंस क्या होते हैं भैया? ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे सिर्फ रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो आइए समझते हैं एक डायग्राम से बेटा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई इनिशियल पोजीशन है आई, ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है फाइनल पोजीशन एफ पे, ठीक बेटा। अब देखिए कोई बंदा यहाँ से कुछ वर्क किया, इस रास्ते से गया तो कुछ वर्क हुआ, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा पाथ 1 है, ठीक। कोई बंदा सीधा चला गया, ये मेरा पाथ 2 है। कोई बंदा ऐसे घूम घाम के ऐसे ऐसे गया, यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा पाथ 3 है। अच्छा भैया, अगर कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन हुआ होगा, अगर यहाँ पे लगने वाला फोर्स भैया कंजर्वेटिव हुआ, तो चाहे इस रास्ते से वर्क डन, पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से वर्क डन, चाहे तीसरे रास्ते से वर्क डन, भैया सेम होगा। मतलब यहाँ से आप कह सकते हो वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ 2, वर्क डन बाय पाथ 3। पहले तो नोट करिए कब होगा ये बात? जब कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन होगा, ठीक है। इसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, चाहे रास्ता जो भी हो वर्क डन उतना ही होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा, अब आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पहले रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है बोलिए? ये होता है एफ डॉट एस, ठीक है। डॉट हटाते थे, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, बोलिए क्लियर। और थीटा होता था एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, समझ गए। अब कंजर्वेटिव फोर्स हमने पढ़ लिया है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तभी तो पहचानोगे कि भाई कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। अभी आगे आप पढ़ोगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वहाँ पे W1 इक्वल टू W2, W इक्वल टू 3 नहीं होगा। मतलब वहाँ पे भैया वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सब पाथ का वर्क डन अलग अलग आएगा, वहाँ पे पाथ के रास्ते का वर्क डन इक्वल नहीं आएगा। किसमें? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, पहले ही बता देते हैं आपको, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा अब कहोगे हम कैसे मान लें कि भाई जो कंजर्वेटिव से काम किया जाएगा, फोर्सेस से हम वर्क डन करेंगे, वहाँ पे आपका जो वर्क हर पाथ का, हर रास्ते का इक्वल होगा, ये कैसे मान लें? हाँ भाई सीधी सी बात, नहीं मानोगे इसलिए तो पढ़ने आए यहाँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई वेज है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, ठीक। ये मेरे पास कोई वेज है और इस वेज का कुछ एंगल थीटा दिया है, ठीक, और इस वेज पे यहाँ पे कोई मास रखा है m, ठीक बेटा। और इस वेज का भैया नाम दे देते हैं ए, बोलिए ABC, ठीक है। अगर मैं कहूँ मुझे ए से, मान लेते हैं ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और मुझे जाना है कहाँ? सी पे, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। अगर मैं कहूँ इस मास को हमें कहाँ पहुँचाना है? सी तक। अब एक तो रास्ता क्या है, एक तो ये रास्ता है, पाथ 1 मान लेते हैं इसको, ये आपका पहला रास्ता है कि आप यहाँ से सीधे चले जाओ कम रास्ता नापते हुए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, काम चोरी करते हुए, या आप पहले ए से बी जाओ, ठीक है, फिर बी से सी जाओ। तो ये रास्ता मान लेते हैं हमारा कौन सा हो गया बेटा? पाथ 2 हो गया,
ठीक है। पाथ 2 क्या है, ए से बी फिर बी से सी, ये टोटल पाथ क्या हो गई, ए से बी फिर बी से सी, ये पाथ 2 हो गई। ऐसे जाना फिर ऐसे जाना, ठीक है। पाथ 1 क्या है, ए से सी डायरेक्ट, ठीक है। कुल मिला के हमको बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से प्रूफ कर पाओगे क्या, क्या प्रूफ कर पाओगे कि भाई जो रास्ता होगा वर्क डन, बोलिए रास्ता होगा पहले वाले का, उसमें जितना वर्क हुआ, मतलब वर्क डन इन पाथ 1 ए से सी तक जाने में सीधा किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय पाथ 2, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जाने में। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। अब आपको पता है, मान लेते हैं ये वेज की लेंथ कितनी होगी, जितना ये ऊपर जाएगा, मान लेते हैं ये कितना चलेगा, एल होगा, ठीक। इसको आप ऊपर एल ले जाओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ठीक। मैं कहूँ यहाँ से कि वर्क डन बाय इन पाथ 1, पहले रास्ते में कितना वर्क डन होगा, तो क्या कहोगे, W1 कितना हो जाएगा। आप यहाँ से क्या कह सकते हो, पहले तो देखिए इस मास पे क्या लगा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड, ठीक है। अब इस mg को हम रिजॉल्व कर लेंगे, अब रिजोल्यूशन आना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। इस मास पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स रोकने का लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाओगे, वर्क डन करोगे ऊपर ले आके, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस साइड। बोलिए mg, बोलिए mg ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, समझ गए। अच्छा, इस वेक्टर का मतलब मास का डिस्प्लेसमेंट L ऐसे है और इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन थीटा। आपने पढ़ा है क्या, बोलिए वर्क डन क्या होता है, Fs cos थीटा। बेटा फोर्स क्या है यहाँ पे, बोलिए फोर्स कौन सा लग रहा है, mg साइन थीटा, mg मत कह देना, क्या लग रहा है, mg साइन थीटा, समझ गए, mg साइन थीटा, ठीक। या ये कह लो पहले, आप यहाँ से सीधे कह लो पहले, F आपने यही पढ़ा है ना, Fs cos थीटा, चलिए डरिए मत, Fs cos थीटा, ठीक। अब थीटा क्या होगा, देखिए थीटा क्या होगा, mg साइन थीटा ऐसे लग रहा है और L ऊपर की तरफ है, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा होगा, 180 डिग्री बन रहा होगा। देखिए एंटी पैरेलल है, एक ऐसे है और एक ऐसे है एंटी पैरेलल, तो cos 180, ठीक। cos 180 की वैल्यू होती है -1, आपको पता होगी। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, फोर्स क्या है, mg साइन थीटा, बोलिए mg साइन थीटा बेटा, बोलिए। और L क्या है, L देखिए, सॉरी S क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, यहाँ से A से C तक कितना चलेगा भाई, जितना इसकी लेंथ होगी वेज की तिरछी वाली, ठीक है, यहाँ से L कह दोगे, और -1 इंटू में cos 180 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलिए यहाँ से आ जाएगा -mg L साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा, वर्क डन इन पाथ फर्स्ट। क्लियर, ये आ गया, समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब अगर आपको क्या निकालना है, पाथ 2 का रास्ता, पाथ 2 से कितना वर्क डन होगा, मतलब ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे। चलिए देखिए, जगह कम पड़ जाएगी, ये मिटा दें पहले, तो यही प्रूफ करना था कि किसी भी रास्ते से जाओ, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है उससे जो वर्क होगा वो सेम होगा इनिशियल से फाइनल तक, ठीक है। क्लियर, अब देखिए, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं वर्क डन इन पाथ 2। पाथ 2 में कितना वर्क डन होगा, तो क्या कहोगे यहाँ से, वर्क डन इन पाथ 2 क्या कहोगे। अब बताइए, आपको दूसरे पाथ से जाना है तो ए से पहले बी जाओगे बेटा, बोलिए, तो क्या कहोगे, वर्क डन इन पाथ 2 क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ए बी प्लस वर्क डन इन, बोलिए बी सी, समझ गए। पहले ए बी चलोगे फिर बी सी में जितना चले वो वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 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 बेटा, जब आप ऐसे चलोगे ए से बी, तो देखो ऐसे चलोगे भाई, इस मान लीजिए ये जो मेरा मार्कर है ये मास है, इस मास पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा होगा, देखिए एकदम नीचे लग रहा है, रखा है तो, ठीक है। और ये मार्कर या ये कह लो मास जो है आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तो होगा। और देखो बेटा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट s ऐसे हुआ और इन दोनों के बीच में कितना बना एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री बना कि नहीं बना, तो आप यहाँ पे वर्क निकालोगे, बोलिए ए से बी के रास्ते में, तो कितना आ जाएगा, cos 90 रखोगे यहाँ पे, बोलिए इस रास्ते में देखिए ए से बी cos 90 रखोगे, और cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 होता है 0, और 0 मल्टीप्लाई कर दोगे Fs से, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस रास्ते में, ए बी के रास्ते में, तो सीधे बोल देते हैं कि भाई वर्क डन 0 हो गया, ठीक है। क्लियर, कभी भी देख लेना, अगर फोर्स
फोर्स कौन सी, mg ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए mg ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स mg, ठीक है। तो उस केस में भाई 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा, समझ गए, परपेंडिकुलर हुआ तो 0 होगा वर्क डन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे फोर्स मतलब WBC, इसका मतलब क्या है, वर्क डन इन BC, ठीक है। मान लेते हैं आपका मास यहाँ आ गया, ठीक है। अब इस मास को कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करोगे, ठीक है। B से C ले जाना है, तो बताइए ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। अब ये मत कहना L चलेगा, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट तो ये ऐसे चलेगा ना, तो ये वैल्यू BC कितनी वैल्यू हो जाएगी, कैसे निकालोगे। देखिए इस L को अगर मैं रिजॉल्व कर लूँ, बोलिए इस L को मैं रिजॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगी L cos थीटा। L cos थीटा से मतलब ही नहीं, हमको तो ये चाहिए, BC चाहिए, तो क्या करोगे L cos, बोलिए L sin थीटा, ये हो जाएगी आपकी L sin थीटा। बोलिए ये L है आपकी L cos थीटा और L sin थीटा, तो ऐसे वाली क्या हो जाएगी L sin थीटा, और इसको निकाल के ऐसे ले आओ, तो इसका मतलब क्या, ये भी L sin थीटा होगी। इसका डिस्प्लेसमेंट B से C कितना होगा, L sin थीटा। लाले दी जान, मजा आई कि नहीं आई, ठीक है। इस मास पे अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, समझ गए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो एंगल कितना 180, ठीक, समझ गया। तो यहाँ से क्या कहोगे, प्लस, बोलिए क्या कह सकते हो, FS cos थीटा, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे, बोलिए 180 है, 180 की वैल्यू -1 आएगी, समझ गए। फोर्स क्या है जल्दी बताइए बेटा, फोर्स है यहाँ पे कौन सा, mg, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s कितना है, बोलिए L sin थीटा ऊपर की तरफ, समझ गए कि नहीं समझ गए, L sin थीटा, बोलिए, और cos 180 की वैल्यू -1 रख दीजिए। यहाँ से क्या कहोगे, -mgl, बोलिए mgl sin थीटा, ठीक है। ये आ गया वर्क डन इन पाथ 2। देखिए पाथ 1 में कितना वर्क डन हुआ, पाथ 1 में कितना वर्क डन हुआ, -mgl sin थीटा, पाथ 2 में भी उतना ही वर्क डन हुआ, -mgl sin थीटा, प्रूव हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सिर्फ इनिशियल ए, जैसे यहाँ पे आपका इनिशियल है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन में, ठीक है, डिपेंड करें, पाथ पे डिपेंड ना करें कि ऐसे चले तब इतना वर्क डन होगा अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी रास्ते से चलो, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है लाला, तो वर्क डन इक्वल ही होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, चलिए मिटा दें, समझ गए, चलिए हो गया, मिटा दे रहे हैं बेटा, कॉपी हो गया। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, जैसे मैं कहूँ मेरे पास कोई मास है यहाँ पे m, ठीक, और ये किसी A पोजीशन पे रखा है पॉइंट पे। अब मैं कहूँ इसको B पोजीशन पे ले जाना है, और B पोजीशन आपकी यहाँ है, तो आप क्या करोगे, पहले A से B ले जाओगे, ठीक, समझ गए। फिर आप क्या करोगे, B से A ले जाओगे, बोलिए B से A वापस ले जाओ इस मास को, ठीक है। पहले क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे A से B, फिर B से A नीचे ले आओगे। अच्छा, जब A से B ऊपर ले जाओगे तो मान लेते हैं ये कुछ हाइट कवर किया h, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर से कुछ नीचे हाइट किया कवर, ये भी h किया। तो अब मैं पूछूं आपसे कि वर्क डन, मैं पूछूं वर्क डन, बोलिए वर्क बताओ मुझे A से B तक, फिर B से A, मतलब मैं कहूं वर्क डन इन A से B और B से A, ठीक है। A से पहले B गया, फिर B से A आया, तो यहाँ पे देखिए A से जब ये B जाएगा तो इस पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक, और हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, बोलिए 180। अच्छा, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि वर्क डन इन A से B, पहले वर्क डन AB मतलब क्या हुआ, ABA, इसका मतलब ये हुआ वर्क डन इन A से B, फिर प्लस वर्क डन इन B से A, ठीक। वर्क डन कोई भी हो, वर्क डन का तरीका था, बोलिए F.S, बोलिए F.S होता था cos थीटा हटा लगा देंगे जब डॉट हटा देंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ ले केस में देखिए A से B वर्क डन कितना होगा, A से B, बोलिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे mg h cos 180, बोलिए वर्क डन इन AB,
भाई फोर्स रख दिया mg, s रख दिया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h, और cos थीटा, थीटा कितना है देखिए 180 है, रख दिया। अब यहाँ से देखिए जब b से a नीचे आओगे, जब b से a नीचे आओगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, h डिस्प्लेसमेंट भी बेटा नीचे है, और जो फोर्स mg लग रही होगी वो भी नीचे की तरफ होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो इस केस में बताइए थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कहोगे क्या, f रखोगे mg और डिस्प्लेसमेंट रखोगे h, और cos कितना रखोगे, cos बोलिए एंगल है यहाँ पे 0, समझ गए, क्लियर। अब यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से आप बताइए, यहाँ जाएगा माइनस mgh, ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा प्लस mgh, समझ गए। cos 180 कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है, तो माइनस mgh आया। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, वर्क डन 0 आ गया। मतलब क्या है, बोलिए वर्क डन इन ए बी ए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, वर्क डन इन ए बी ए 0 आ गया, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसी है, कंजर्वेटिव। कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स थी, कौन सी बताइए, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर किसी साइकिल को वर्क करते रहें, बोलिए जैसे अगर मैं, पाथ मेरी कैसी है, क्लोज्ड है, पहले ए से बी गए, फिर बी से ए आए, ये कैसी पाथ हुई, क्लोज पाथ हुई ना। देखिए पहले ऊपर गए, फिर उसी पाथ से वापस आए, वो तो हम अलग दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये तो ऐसे गया था ए से बी, वापस आया होगा बी से ए, वो तो हमने अलग दिखा दिया है ऐसे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इससे ये बात क्लियर होती है, इससे ये बात क्लियर होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0, ठीक है। मतलब बोलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन अ क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ इज 0। लो, समझ गए, हम समझ गए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ कैसी आएगी, 0 आएगी। अच्छा बेटा, अब वो कैसा भी क्लोज्ड पाथ हो, वो कैसा भी क्लोज्ड पाथ हो, चाहे ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, कुछ ऊपर पॉजिटिव काम हुआ, वो देखिए पहले वाले केस में नेगेटिव ऊपर जाने पे काम हुआ, फिर नीचे आने पे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गए। समझ गए। अच्छा, एक और एग्जांपल समझो, जैसे मैं कहूँ भाई आप ए से चले, ये वाला भी एग्जांपल देख लिए, ये आपका ए पॉइंट, आप बी तक गए, ठीक, बी से कहीं सी गए होंगे, ठीक है, बी से सी गए, फिर सी से कहीं डी गए, ठीक, अब डी से ए पे वापस चले गए, तो इसका मतलब क्या, ये साइकिल बन गई, ये साइकिल बन गई, मतलब एक क्लोज लूप बन गया। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, बोलिए यहाँ से इनिशियली, और यहाँ से चला, फिर बी गए, फिर बी से सी गए, फिर डी गए, और डी से फिर वापस अगर ए पे आ गए, तो कैसा पाथ हुआ, क्लोज्ड पाथ। कैसा हुआ, क्लोज्ड पाथ। बोलिए ये कैसा पाथ हुआ, क्लोज्ड पाथ, और क्लोज्ड पाथ है तो वर्क डन 0 है। किस फोर्स के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, किसी भी फोर्स के लिए नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, समझ गए। तो आइए समझते हैं कि अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ये पॉइंट डाल लीजिएगा कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स लिख लीजिए, ठीक, इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। समझ गए बेटा, मिटा दें, ठीक है, प्रूव भी कर दिया। देखो ए बी ए, इसका मतलब क्या है, साइकिल हो गई ना, ए से बी, फिर बी से ए वापस आ गए, तो वर्क डन 0 भी आया, ठीक है, मिटा रहे हैं। फिर पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो चलिए अब पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिए, द वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द पाथ, नॉट ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ठीक है, एकदम उल्टा है किसके, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जैसे आपके पास कोई इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से आपको जाना है फाइनल पोजीशन एफ पे, अब कई सारे रास्ते हैं, पाथ 1 से चले जाओ, या पाथ 2 से चले जाओ, पाथ 3 से चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी है फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप पहले वाले रास्ते से जाओगे तो उस केस में जो आपका वर्क डन होगा मान लेते हैं W1, दूसरे वाले अगर रास्ते से जाओगे पाथ 2 से, तो उस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पाथ 2, ठीक है, और तीसरे वाले से जाओगे तो कह दोगे वर्क डन, ठीक है, इन द पाथ 3,
अच्छा, अब यहाँ पे कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये पाथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है? पाथ पे डिपेंड करेगी, तो इसका मतलब क्या है? रास्ता बड़ा छोटा हुआ, क्या पता रास्ता कोई छोटा हुआ तो कम वर्क डन, ज़्यादा हुआ तो बड़ा वर्क डन। इसको इससे मतलब नहीं है कि इनिशियल से फाइनल कहीं से चले जाओ वर्क इक्वल ही होना है। यहाँ पे वर्क इक्वल नहीं होंगे, मतलब नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, वर्क डन बाय डिफरेंट पाथ हैव डिफरेंट वर्क। देखो नॉट इक्वल टू, समझ गए? सारे रास्ते के वर्क डन अलग होंगे अगर आपके पास फोर्स कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ गए कि नहीं? क्लियर? यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल से कहीं से चले जाएं। समझ रहे हो? ये कह दो कहीं से चले आए वर्क डन सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो किस में होता था? कंजर्वेटिव फोर्स में। अच्छा, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल क्या है? एक तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और एक विस्कस फोर्स हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स पता होगा, जब किसी रफ सरफेस पे आप मास को खींचोगे आगे की तरफ तो पीछे की तरफ अपोजिंग फोर्स लगेगा, वही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसी तरह कोई लिक्विड होल लेयर, उसमें क्या होता है? जब एक लेयर लिक्विड की दूसरी लेयर पे चलती है, रिलेटिव मोशन करती है, तो उसमें भी क्या लगता है? एक फ्रिक्शनल टाइप का फोर्स होता है, उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्लियर? आगे पढ़ोगे फ्लूइड एंड, ठीक है, प्रेशर में। अच्छा, अब ध्यान से समझते हैं एक एग्जाम्पल से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं आपका कोई सरफेस है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है सरफेस का। यहाँ से पॉइंट ए से आपके पास कोई मास है m मान लेते हैं। ठीक, इसको आप ले जाना है यहाँ से ए से बी, बोलिए बेटा, फिर आपको बी से ए वापस ले आना है। इसी मास को बोलिए बी से ए वापस ले आना है। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन कौन करेगा पहले बताओ? फोर्स कौन सा होगा? भाई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आप इसको आगे ले जाओगे, बोलिए आप इसका डिस्प्लेसमेंट आगे करोगे तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस मास पे, अपोजिंग फोर्स, क्योंकि रफ सरफेस हैं दोनों। ठीक है, वो तो मैंने दिखाने के लिए दो सरफेस अलग अलग नहीं बनाए, ये दोनों सरफेस एक ही के ऊपर है। ठीक है, दिखाने में कन्फ्यूजन आती है। हो क्या रहा है? पहले ए से बी ले जाऊंगा, फिर बी से ही ए लाऊंगा, मगर ऐसे ले जाना ऐसे ले जाना दिक्कत होगी, तो पहले ऐसे दिखा दिया, उसको नीचे लिख दिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक, क्लियर? अच्छा, बी से ए वापस हम कहाँ पे लाएंगे? ए पे ले आएंगे। ठीक है, अब जब इसको आप यहाँ से वापस लाओगे तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगेगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं पूछूं ये जो एफ है फ्रिक्शनल फोर्स, इससे क्या होगा? ये क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, कहाँ से कहाँ? ए से बी, फिर बी से ए, मतलब ए बी ए। इसका मतलब क्या है? ए से बी फिर बी से ए, एक लूप में, एक साइकिल में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझते हैं, चलो देखते जाओ। ठीक है, यहाँ से मैं पूछूं क्या होगा वर्क डन? वर्क डन बोलिए ए से बी, ठीक, प्लस वर्क डन बी से ए। समझ गए? अगर मैं कहूँ इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x होता, अरे मान लो ये जो सरफेस की लेंथ है x है। ठीक है, पहले क्या होगा? x आगे चलेगा फिर x पीछे चलेगा। ठीक है, अब मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? ए से बी, बी से ए। तो आप कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट आगे है। देखो इसमें क्या करेगा? इसमें पहले आगे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x आगे की तरफ करेगा, फिर वापस आएगा करेगा। तो केस क्या होगा? देखो ध्यान से, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इस केस में थीटा क्या होगा? 180 ही रहना है। और इस केस में देखो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो इस केस में भी क्या होगा? थीटा 180 ही होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ए से बी जाएगा तो क्या कहोगे? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। बोलिए कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स कौन सा है? एफ, फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या कहोगे? ए से बी में एफ एस, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स। बोलिए अच्छा, कॉस कितना रखोगे? 180 रखोगे, क्योंकि एंगल कितना है? 180 है, कॉस 180। समझ गए? प्लस यहाँ से क्या कहोगे? यहाँ से क्या कहोगे? एफ एक्स। बोलिए एफ एक्स, और यहाँ पे रख दोगे कॉस 180। क्यों? जगह कम पर नहीं पड़ रही, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलिए कॉस 180 कैसे बेटा? बोलो इधर से बी से ए लाओगे ना, देखो वर्क डन बाय बी से ए, बी से ए ला रहे हो तो बोलो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, तो 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट एक्स ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा? समझ गया? एक्स इधर है, फ्रिक्शन फोर्स उधर है, तो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहोगे?
यहाँ पे आ जाएगा वन कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो यहाँ से क्या कहोगे हाफ एक्स, बोलिए सॉरी माइनस एफ एक्स आया, फिर यहाँ भी माइनस एफ एक्स आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बोलिए अगर हम कहें कितना आ जाएगा -2f(x) आया, बोलिए क्लियर। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ए से बी और बी से ए कितना आया -2f(x) आया। इसका मतलब क्या है, अरे ससुरा ये तो क्लोज्ड लूप था, कंजर्वेटिव फोर्स में कंजर्वेटिव फोर्स था तो ए से बी चले थे और बी से ए चलेंगे, मतलब क्लोज लूप, पहले आगे चले फिर वापस चले, क्लोज ही तो हुआ ये लूप। इसका मतलब क्या, अगर क्लोज लूप है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उस केस में आपका जीरो नहीं आया, आपका वर्क डन जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या है, बोलिए बोलिए यहाँ से क्या कह सकते हो, लिख लो बेटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी हो सकता है, बोलिए ए से बी और बी से ए, क्लोज लूप की बात हो रही है, कितना होगा जीरो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, किसका एग्जांपल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, समझ गया कि नहीं समझ गया। और इससे जो वर्क डन हुआ क्लोज्ड लूप में, उस केस में वैल्यू जीरो नहीं आ रही, देखो कितना आया -2f(x) आया, जीरो नहीं आई। इसका मतलब क्या है, लिखो यहाँ पे, बोलिए वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, पहले लिख लीजिए, बोलिए क्या लिखोगे, बोलो वर्क, लिखिए बेटा साथ ही साथ, वर्क डन बाय नॉन, बोलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इन क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर, देखिए वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती, जैसे आपने देखा था पिछले वाले केस में mg ग्रेविटेशनल फोर्स में जीरो आया था, यहाँ पे क्लोज लूप में, ठीक है, जीरो नहीं आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। अच्छा, कई मूर्ख तो ऐसे होंगे कि कहेंगे हाँ तो वर्क डन जीरो आएगा, कैसे आओ दिखाएं। कई ऐसे होंगे, ऐसे लपक लोलो होंगे, कहेंगे कि वर्क डन जीरो आएगा, कैसे आओ बताएं। कई तो वहाँ से ऐसे होंगे कि कह देंगे वर्क डन जीरो आएगा, कैसे, कहेंगे ससुरा एक्स आगे चला, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम, एस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, आगे चला एस एक्स, बोलिए पॉजिटिव चला, फिर वापस चला उल्टा नेगेटिव, तो कहेंगे प्लस चला आगे एक्स चला, फिर माइनस चला कुछ एक्स, बोलिए आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया एक्स, पॉजिटिव राइट साइड, उल्टा चलेगा तो नेगेटिव एक्स हो जाएगा। हाँ सही बात है, होना भी चाहिए था। तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ और डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो कहोगे वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि एफ एस की वैल्यू यहाँ पे एस जीरो रखोगे तो वर्क डन भी जीरो आएगा। तो कहोगे ससुरा अरे बाप रे बाप वर्क डन भी जीरो आ जाएगा ना। क्लियर, ऐसा जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन भी जीरो हो, लिख लो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी for a body to have displacement equal to zero, that means its work done will also be equal to zero। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर, समझ लो बेटा ये बात, जरूरी नहीं। एक पॉइंट लिखिए, क्या नोट लिखने वाली बात है, हट के थोड़ा आराम से, क्या जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि बोलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो ये कह दो कि वर्क डन भी जीरो होगा। जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो बोलिए तो वर्क भी जीरो हो जाए, ऐसा मत कह देना, ऐसा मत कह देना, पाप हो जाएगा, पाप के भागीदार बन जाओगे, पाप मिल जाएगी, काला पानी सजा मिल जाएगी बेटा, ऐसा मत कह देना। ठीक है, देख लो आपके सामने केस है, आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, हाँ जीरो है, तो कहाँ वर्क डन जीरो हुआ, देखो बोलो -2f(x) है। समझ गया कि नहीं समझ गया। नोट करने वाली बात ये थी कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स में हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता था। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करेगा तो हर रास्ते का वर्क डन भी अलग होगा। कब, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ। किसकी बात? क्लोज्ड पाथ। जैसे ए से बी चले, फिर बी से ऐसे चले, या ये कह लो कोई भी पाथ हो, कोई भी पाथ हो कह लो, जैसे यहाँ देख लो ऐसे गोल गोल कोई पाथ हो, मतलब क्लोज्ड पाथ। उस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होगा वो जरूरी नहीं कि जीरो होगा, समझो, जीरो नहीं ही होगा, किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता, कंपलसरी है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अच्छा, मिटा दें। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे कुछ अच्छे अच्छे। ठीक है, बोलिए हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे पहचानेंगे कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कैसे पहचानेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कि नॉन कंजर्वेटिव। मिटा लें। तो चलिए अब सीखते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हाउ टू चेक कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कोई भी आपको इक्वेशन दे देंगे, जेई में या मेंस में एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी कई बार सीपीएमटी बहुत पुराने लेवल पे आते थे। ठीक है, अब रिसेंटली तो नहीं देखे जा रहे, मगर भैया जस्ट फॉर इंटरेस्ट सीख सकते हो, कोई बड़ा खेल नहीं है। और क्लास 11th वालों के लिए तो क्या पता भाई, स्कूल में तो कुछ भी दे दें। तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो आइए देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, इन जनरल पहले एक फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई, बोलिए जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये आपकी कोई जर्नल इक्वेशन है, कोई भी हो सकती है इसी तरह की, इसी के फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा होगा, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो सकता है, एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और पूछा जाएगा आपसे कि भाई ये जो इक्वेशन है ये कंजर्वेटिव फोर्स की है कि नॉन कंजर्वेटिव है। बोलिए बेटा ये कैसी है इक्वेशन, इन जर्नल फोर्स की एक मैंने इक्वेशन लिखी है। इसी से समझते हैं कि कैसे पता करेंगे कि गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। बेटा यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 स्टेप आपको लगाने पड़ेंगे, तभी आप बता पाएंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव। तो आइए वो स्टेप देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएशन में हल्का सा झोल है, बहुत नहीं बस हल्का सा झोल है। देखिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, बोलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ हम एक्स कर लें विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक है, फिर क्या कर लें, चेक कर लें कि इक्वल है कि नहीं किसके, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, पहला तरीका ये हमने चेक करना है। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हम क्या चेक कर लें कि बेटा एफ एक्स, बोलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, फिर किसके बराबर हो ये चेक करना पड़ेगा हमें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, ये भी इक्वल होना चाहिए। इसी तरह देखिए एफ एक्स मतलब एक्स वाला और वाई वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब रिलेट करके हो गया है, यहाँ पे एफ एक्स और एफ जेड में हो गया है। अच्छा, अब किसका बचा, एफ वाई और एफ जेड का। चलो तो यहाँ से कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ वाई, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, बोलिए किसके बराबर होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ जेड, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए डी वाई। ठीक है, ये सारी बातें होनी चाहिए, सारी कंडीशन। ये है अपनी पहली कंडीशन, फिर ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन। जब ये ऑल 3 लिख लो, व्हेन ऑल 3 कंडीशंस सारी की सारी ट्रू होंगी, समझ लो, तभी हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, क्या ऑल कंडीशन अगर ट्रू हुई, ट्रू सारी की सारी, तब क्या कहेंगे हम यहाँ से, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एफ लिख देता हूँ, एफ मतलब फोर्स है। ठीक, अच्छा, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स कर गई, चाहे ये कर जाए, चाहे ये कर जाए, चाहे ये कर जाए, कोई भी एक फॉल्स कर गई, भले ही 2 सही हों, तो हम क्या कह देंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जब सारी की सारी, ये भी सही हो, ये भी कंडीशन सही हो, ये भी सही हो। ठीक है, समझ गए। तो आइए चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन है फोर्स की, चलिए ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, हो गया, क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कोई फोर्स की इक्वेशन दी है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर आई कैप लिखा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखा है आपके पास वाई जे कैप, बोलिए
या फिर कोई इक्वेशन दी है और पूछ रहा है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, कैसे पता करोगे आप? कुछ नहीं, जो भी यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा आई कैप के साथ, ये क्या होगा आपका एफ एक्स वाला टर्म होगा, डरना नहीं है। बोलिए ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। जे के साथ जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा आपका एफ वाई। ठीक है, समझ गए। अब हमें क्या करना है, एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। बोलिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो याली पहली कंडीशन देखो, याली पहली वाली इससे देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई। भैया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई जानता ही नहीं भैया, कहाँ डिफरेंशिएशन एक्स का करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई एक्स को जानता ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलिए इस वाले केस में, बोलिए इस वाले केस में अगर आप करोगे तो क्या कहोगे? मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी देखिए बेटा, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। बोलिए ठीक है, अब ये तो जीरो आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई मतलब वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। भैया डी एक्स वाई को नहीं जानता, दोनों का डिफरेंशिएशन जीरो। इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन सही हो गई, समझ गए? ठीक, अच्छा अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। अच्छा भैया यहाँ पे पहले समझ लो, बताओ यहाँ पे डी जेड कौन है, हमें क्या पता, डी जेड एफ एक्स को जानता ही नहीं होगा। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। बोलिए एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी जेड जानता ही नहीं होगा। अरे जेड का डिफरेंशिएशन, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, कोई मतलब ही नहीं, जीरो आना है, कांस्टेंट मानेगा। किसी को जानता ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो कांस्टेंट है, समझ रहे हो? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ जेड, आपको यहाँ एफ जेड तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मान लो यहाँ पे आपका जो कोई के टर्म वाला होगा वो जीरो होगा। बोलो समझ रहे हो, के टर्म वाला जीरो होगा, तो यहाँ से क्या कहोगे, बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बोलो जीरो, बोलो एफ जेड क्या आपका जीरो है, यहाँ पे क्या होगा आपका एफ जेड ही तो होगा। लो डरो मत, नहीं दिया तो जीरो मान लो। ठीक, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आना जीरो ही है। ठीक है, ये भी सही हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिए आपकी थर्ड कंडीशन बेटा, देखिए फिर यारी थर्ड कंडीशन देखिए क्या कह रही है, क्या कही, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई कौन है, वाई, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड जानते ही नहीं वाई को, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। समझ रहे हो, जानता नहीं मतलब क्या, कांस्टेंट मानेगा उसको, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड, भैया एफ जेड भैया वैल्यू ही जीरो है, तो ये तो आने ही डिफरेंशिएशन जीरो है। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये कौन सी फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सी है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बोलो कैसे पहचाने, सारी की सारी कंडीशन सेम थी। यहाँ पे देखो जीरो बराबर है जीरो का, सही है, जीरो बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो। ठीक है, जीरो आना ये नहीं है कंडीशन, बराबर है। बोलो जैसे यहाँ पे टू बराबर टू आ जाए, थ्री बराबर थ्री आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, सारी मगर आनी चाहिए कंडीशन। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, मिटा दें, पहले देखिए क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, ये नहीं मिटा रहे हैं, इसी पे लगाएंगे बार बार। ठीक है, फॉर्मूला बार बार काहे लिखें, ठीक है, आप लोग लिखिए, मेहनत करिए। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। मानते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बेटा, ये आपका मान लेते हैं 2y है और यहाँ पे 2y है, तो और ये i कैप है, प्लस यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए 2y हो गया और यहाँ पे 2x हो गया। ठीक है, और j कैप। ठीक, अब आपको ये कोई इक्वेशन दी है f की, कोई इक्वेशन दी है f की, 2y i कैप प्लस 2x z कैप, 2x j कैप। अब यहाँ पे ये मत कह देना कि fx क्या है, मैं पूछूं fx कौन होगा, आप कहोगे ये fx है, x देख के मत कह देना, अरे भैया ये तो इसके साथ j कैप जुड़ा ना, j मतलब भैया y एक्सिस, तो मतलब y डायरेक्शनल वाली फोर्स, तो ये क्या हो गया, fy हो गया। बोलिए i कैप मतलब x डायरेक्शन का कंपोनेंट, x डायरेक्शन में कितना है फोर्स, बोलिए ये है आपका fx कितना है, 2y है। ये मत कह देना y देख के यहाँ पे fy कह दो और यहाँ पे 2x देख के x देख के fx कह दो, पागल बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलिए fx विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब 2y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि fx क्या है, 2y है, 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y।
बोलिए 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए y कितना आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। अरे भाई fx कितना है, 2y है, तो 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy, अरे भैया 2 ही तो आएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या है, 2x है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, बोलो यहाँ पे 2x है ना y, बोलो fy क्या है, 2x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ fy मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, बोलो जानता है तो 2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा ना भैया, ये ना कह देना पाप कर दो यहाँ, ठीक है, नहीं आता तो जाके मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखिए डिफरेंशिएशन के, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पहली कंडीशन तो सही हो गई। अच्छा, दूसरी देखते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx मतलब 2y, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dz, जहाँ जानता ही नहीं 0 हो जाएगा, बोलिए। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ fz नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मान लो, बोलो fz वाला टर्म क्या होगा, k कैप होगा, ऐसा कुछ, यहाँ पे fz 0 है, बोलिए fz क्या है, fz क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है, तो आना 0 ही है, ठीक है। इसी तरह देखो डिफरेंशिएशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू dz, fy क्या है 2x, तो मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dz कितना आएगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी fy है, fy कौन है, 2x है, हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dz, भाई जानता ही नहीं, कांस्टेंट मान लेगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ fz, भैया 0 है पहले से ही है fz, तो इनका क्या करोगे, 0 रहना है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन सारी की सारी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों की तीनों कंडीशन सही है। इसका मतलब ये फोर्स भी जो आपकी इक्वेशन दी थी क्या है, कंजर्वेटिव है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, समझ गए, लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक करने वाला, अभी क्वेश्चन तो बहुत हैं, ठीक है, फिर देखते हैं, चलिए, ठीक है बेटा। डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ लग सकता होगा आपको, शायद ना समझ में आ रहा हो भैया, ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, ऐसा कोई बड़ा खास डिफरेंशिएशन है ही नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब देखिए आप, जैसे आपके पास है यहाँ पे कोई इक्वेशन f की, ये दिए है आपको, मान लीजिए 2, मान लेते हैं जैसे 2y, हाँ मान लो 2y i कैप प्लस 2x j कैप, 2 मत मानो, अब चेंज कर दो, यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है, अलग अलग, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, ये अलग केस देखो। अब भैया यहाँ पे ऐसी आएगी, समझ जाओगे fz 0 ही होगा, दिखाएंगे नहीं बार बार अब, ठीक है, तो यहाँ से क्या कहोगे, ये आपका क्या हो गया, बोलो i कैप देख के क्या कर दोगे, ये हो गया fx, ये क्या हो गया j कैप देख के fy, ठीक, तो यहाँ से क्या कहोगे, fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, fx क्या है 2y है, तो 2y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना आना है, 2 ही आना है, बोलिए 2 ही आना है। डिफरेंशिएशन ऑफ fy क्या है 3x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx कितना आएगा बेटा, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ fy मतलब 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dy कितना आएगा, 0 आएगा, बोलिए। अरे भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू, नहीं देखे तो एक सेकंड को जल्दी नहीं है, नहीं सही है, डिफरेंशिएशन ऑफ fy है, fy क्या 3x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू dx तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर, हाँ, तो भाई देखो ये बात गलत हो गई, ये बात पहली कंडीशन गलत हो गई, और जैसे पहली कंडीशन एक भी कंडीशन गलत हो जाए मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सारी कंडीशन सेम होगी तभी कंजर्वेटिव होगी, एक भी गलत तो नॉन कंजर्वेटिव, क्या है ये, नॉन कंजर्वेटिव, चाहो तो चेक कर लो आगे भी, ठीक है, बोलिए नॉन कंजर्वेटिव, समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो बेटा, बहुत टीचर इसको स्किप कर देते हैं, अच्छे लेवल के, ठीक है, चलिए मिटा दें, समझ गए, चेक करना आ गया कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। बोलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू dy क्या आया, 2 आया, डिफरेंशिएशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू dx कितना आया, 3 आया, तो देखो कहाँ इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स कर गई, कंडीशन फॉल्स कर गई तो भैया नॉन कंजर्वेटिव, डाल दें। तो चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन। अब तक हमने सीखा कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे पता करेंगे। अब उसी पता करने वाले कॉन्सेप्ट पे कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चन एडवांस लेवल पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे, नीट लेवल पे आ सकते हैं, या क्लास 11th में तब भी आपके स्कूल्स में पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। हो गया, करें, देखिए क्या कह रहा है। फोर्स की इक्वेशन दी है यहाँ पे 2i कैप प्लस 5yj कैप एक्ट ऑन अ बॉडी फॉलोइंग पाथ एज शोन। अच्छा यहाँ पे आपको पाथ दिखा रहे हैं, ए से बी चला, फिर बी से सी चला, फिर सी से डी चला।
अच्छा अच्छा बेटा, यहाँ पे देखो गिवन ना होता तब भी समझ रहे थे कि भाई क्लोज्ड पाथ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना लिखा हो तो तब भी दिक्कत नहीं कोई। अच्छा मगर ध्यान से बेटा ऑप्शन देखिए, किसी एक ऑप्शन पे पहुंचिए। कई मन में लोगों के आ रहा होगा कि ऑप्शन 3 होगा, हाँ हो भी सकता है, ऑप्शन 3 हो भी सकता है 0। अगर ये फोर्स की इक्वेशन कंजर्वेटिव हुई और ये लूप कैसा है, क्लोज्ड पाथ है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर हुआ तो चेक कर लेंगे भी, ठीक है। और अलोंग द क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड पाथ क्या होता था, 0 होता था। अगर यहाँ से आपका F क्या हुआ, कंजर्वेटिव हुआ, बोलिए कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो क्या कहोगे, क्योंकि भाई क्लोज्ड लूप है, बोलिए कंजर्वेटिव फोर्स हुआ और लूप कैसा आपका, क्लोज्ड पाथ है, रास्ता कैसा है, क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन बाय WC इक्वल टू 0। WC मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 आता था। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन 3 हो सकता है, कब, जब ये फोर्स की इक्वेशन कंजर्वेटिव फोर्स हो। अच्छा तो हम क्या करते थे भैया, सारी इक्वेशन लिखिए, 3 कंडीशन क्या थी चेक करने के लिए, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। ये था Fx, डिफरेंशिएशन ऑफ Fx विद रिस्पेक्ट टू, याद करिए dy इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ Fy विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ठीक, ये पहली कंडीशन। फिर चेक करना था दूसरा चीज, डिफरेंशिएशन, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ Fx विद रिस्पेक्ट टू dz, बोलिए इक्वल टू होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ Fz विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ dx, ठीक बेटा। इसी तरह तीसरी कंडीशन थी, याद करिए, ये थी डिफरेंशिएशन ऑफ Fy विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या था, बोलिए dz इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ Fz विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y। क्लियर, समझ गया। अब सुनिए मेरी बात, ये सारी 3 कंडीशन चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद क्या कहेंगे कि कंजर्वेटिव है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे Fx क्या है, Fx आपका जो i के साथ जुड़ा है ये हो गया, 2 क्या है आपका Fx है, 5y j के साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, ये आपका Fy हो जाएगा, ठीक है। Fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, Fx क्या है 2 है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 0 आएगा भाई, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आता है। बोलिए अब चेक करते हैं ये इसके इक्वल है कि नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ Fy विद रिस्पेक्ट टू dx, Fy क्या है 5 नहीं 5y है, डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलिए Fy क्या है 5 है, डिफरेंशिएशन ऑफ F मतलब 5y विद रिस्पेक्ट टू dx, भाई 5y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या आएगा, 0 आएगा, जानते ही नहीं, खत्म बात। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ Fx क्या है 2 है, डिफरेंशिएशन ऑफ Fx मतलब 2 विद रिस्पेक्ट टू dz, जानते ही नहीं, ये भी 0 आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ Fz, अब Fz है ही नहीं, 0 होगा Fz तो भाई इसका तो सीधे 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं कोई, ठीक है। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ Fy विद रिस्पेक्ट टू dz, डिफरेंशिएशन ऑफ Fy मतलब 5y, डिफरेंशिएशन ऑफ 5y विद रिस्पेक्ट टू dz, बोलिए dz जानते ही नहीं 5y को, क्या आएगा 0 आएगा। इसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ Fz, भैया Fz यहाँ पे दिया नहीं टर्म, बोलिए Fz कहाँ दिया है, बोलिए तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्लियर, समझ गए। तो ये तीनों की तीनों, ये भी कंडीशन सही है, ये भी सही है, सब 0 है, 0 नहीं मतलब इक्वल है, 0 इक्वल 0 सही बात है, 0 बराबर 0 सही बात है, 0 बराबर 0 सही बात है, तीनों कंडीशन सही हैं। इसका मतलब अपनी फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स हुई तो यहाँ से कहोगे ऑप्शन 3। चलिए हो गया, मिटा दें, कॉपी हो गया बेटा। चलिए ट्राई करते हैं नया क्वेश्चन, एक हो गया। तो चलिए बेटा इस लेक्चर का करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ये करने के बाद आपके सारे फंडामेंटल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान से वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए। हो गया, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से एफ की कोई इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर आई कैप वाई जे कैप एक्ट ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कैसा है, इस मास को पहले ए से बी ले गए, ठीक है, एक ये रास्ता है, पाथ है, इसका वर्क डन क्या होगा वही कंपेयर कर रहे हैं, वर्क डन कंपेयर कर रहे हैं पाथ 1 का और पाथ 2 का, और ये पाथ 2 क्या है, ऐसे जो ले गए, ठीक है, घुमा के, ये आपका पाथ 2 हो गया, तो इसका वर्क डन कितना होगा भाई, अलग अलग हो सकता है, क्या पता इक्वल हो या
2 का ज़्यादा हो, समझ रहे हो, या 1 का ज़्यादा हो कंपेयर करने पे। क्या पता यही वाला ऑप्शन हो जो आप मन में सोच रहे हो। अगर कंजर्वेटिव हुआ तो फोर्सेस इक्वल होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलो चेक कर लेते हैं फोर्स को कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है। कंजर्वेटिव है कि नहीं कैसे चेक करोगे, बोलाओ जल्दी से। कैसे चेक करते थे? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए, एफ डी वाई इज इक्वल टू था, होना चाहिए किसके? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई ना, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए, डी एक्स, ये होना चाहिए। ये कंडीशन हो गई। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या थी? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, बोलिए जल्दी जल्दी अब करिए, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, बोलिए किसके बराबर होना चाहिए? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। ठीक, अच्छा सॉरी हाँ बेटा, ये चेक करना है तो आप खुद से ट्राई करोगे यार, करोगे नहीं तो होगा नहीं। अच्छा डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है तो भैया जाके पुरानी वीडियो देख लो मेरी डिफरेंशिएशन की, या कहीं भी देख लो, आजकल 5 मिनट की वीडियो वो बनाते हैं। ठीक है, मैं नहीं बनाता हूँ भैया, ठीक है, क्योंकि यार जेई नीट या क्लास 11 हलवा नहीं है कि बैठे बैठे कर लेंगे सपने में। ठीक है, चलिए अब देखिए सारी कंडीशन चेक करो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एफ एक्स कौन है भाई? आई के साथ जुड़ने वाला, तो ये हो गया आपका एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से जे के साथ जुड़ा है वाई, वो क्या है? आपका एफ वाई है। ये आपका क्या हो गया? एफ वाई। तो बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई। भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, भाई जीरो ही आना है, वाई जानता ही नहीं एक्स स्क्वायर को, एक्स को। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एफ वाई क्या है? वाई है। वाई का डिफरेंशिएशन, एफ वाई क्या है? वाई है, तो वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्लियर? अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड कितना आएगा? जीरो ही आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड, भैया एफ जेड दिया ही नहीं है, वो टर्म जीरो होगा, नहीं दिया तो बोलो एफ वाई है, एफ एक्स है, एफ जेड नहीं दिया तो जीरो ही होगा। ठीक है, मान लो इसका डिफरेंशिएशन करोगे जीरो का, जीरो ही आना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई, वाई है, एफ वाई बोलो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी जेड कितना आएगा? जीरो ही आएगा। जानता ही नहीं इसको, कांस्टेंट समझ लेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड क्या है? जीरो होगा, दिया ही नहीं है, तो भैया जीरो का डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में जीरो ही आना है। तो भाई ये बातें सारी सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो फोर्स क्या है? ये जो एफ है तुम्हारी क्या है? कंजर्वेटिव है, बोलो कंजर्वेटिव है। ठीक है, कंजर्वेटिव हो गई, तो इस हिसाब से क्या कह सकते हो? ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव होती तो उस केस में क्या पता यहाँ पे ऑप्शन दिया होता नॉट इक्वल टू, तो ये पाथ का जो वर्क डन है डिफरेंट होता, तो नॉट इक्वल टू होता। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए बेटा, मिटा दें? चलिए मिटा देंगे कि अब तो लेक्चर हो गया ख़त्म बेटा। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत ही इन्जॉय किया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग माय लेक्चर्स, कमेंट करिए। किसी भी वीडियो पे आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दिया और साथ ही साथ इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। ठीक है, फुल छूट है। जब तक मेरे पास भैया सब्सक्राइबर ही नहीं है इतने कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करें तो भैया होता भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाने को नहीं कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो बंदा खुद ही प्रमोट करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।